गुड मॉर्निंग ऑल आप ही दोस्तों। आप सभी का एमके शाह क्लासेस में स्वागत है। आज हम घटना चक्र भारत का भूगोल जो सीरीज चल रही है उसका दोस्तों ये 11वां लेक्चर है। और ये 11वें लेक्चर में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे मिट्टियाँ। सारी मिट्टियों के बारे में देखेंगे, चाहे वो काली मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो, लेटराइट मिट्टी हो। और इन मिट्टियों से संबंधित सबसे पहले हम फैक्ट्स देखेंगे और उसके बाद अब तक जो 20 से 25 वर्षों में जो भी क्वेश्चन मिट्टियों से बने हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे, एमसीक्यू उनके फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका जो जीएस पॉइंटर घटना चक्र है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में मिट्टियों से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो काली मिट्टी हो या लेटराइट या दोमट मिट्टी हो। तो इन मिट्टियों से संबंधित पहले फैक्ट्स, फिर जो है एमसीक्यू को देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इससे पहले हमने एनसीईआरटी सार संग्रह का चैप्टर वाइज वन लाइनर जो है कंप्लीट कर दिया है और कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और पर्यावरण पारिस्थितिकी, और उसके साथ साथ साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सब अलग अलग प्लेलिस्ट, चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर, वन लाइनर, चूँकि वहाँ वन लाइनर है सब एनसीईआरटी सार संग्रह का, जो कि महेश बर्नवाल की सीरीज थी, वो लगभग में कंप्लीट हो गई। खाली हिस्ट्री मॉडर्न बचा हुआ है और मेडवल बचा हुआ है, तो वो कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ ये आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन जीएस पॉइंटर चल रहा है, तो इसमें हम लोग जो है भारत के भूगोल के अंतर्गत ये 11वां लेक्चर है। पिछले जो 10 लेक्चर इसमें घटना चक्र से संबंधित अपलोड हुए हैं, तो उसमें जो लोग ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, कि यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, लाइक करें और शेयर भी अपने मित्रों के साथ करें जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग मिट्टियों के बारे में सबसे पहले काली मिट्टी देखेंगे, क्योंकि काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में लगभग में बनते ही बनते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी अगर आ जाए तो भी वो काली भी मिट्टी है, और या काली मिट्टी का पूछ ले कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। और कई बार क्वेश्चन बना है, तो कपास की मिट्टी के नाम से भी इसे जानते हैं। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जानते हैं, एवं ट्रॉपिकल चरनोजम के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं इतने नामों से इसे काली मिट्टी को जाना जाता है। और साथ ही साथ भारत में रेगुर मिट्टियां जो हैं, रेगुर मिट्टियों का जो निर्माण है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन, अपक्षय एवं अपरदन के कारण, यानी बेसाल्ट लावा का जो अपक्षय हुआ या उसके कटाव हुआ, उसके कारण रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैंप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र देखा जाए, जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आपका जो है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती हैं ज्यादातर। जो दक्कन ट्रैंप, ये मिट्टियां जो है दक्कन ट्रैंप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार जो काली मिट्टी है वो भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है, यानी 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में लगभग में ये फैला हुआ है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 16.6% भाग पर विस्तृत है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी। अगर काली मिट्टी नहीं दिया हुआ तो रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी दे सकता है। और इसमें जो है क्या होता है दोस्तों, लोहा होता है, चूना होता है, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कमी किस चीज की होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी होती है। और सबसे प्रचुर मात्रा में जो है काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। आगे कह रहा है कि इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कह रहा है
कि जो है आगे देखते हैं कि काली मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। यानी ये तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। और इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। क्रेप्स जो होता है, क्रेप्स के अनुसार क्रेप्स ने कहा कि रेगुर एक परिपक्व मिट्टी है और मृदा है जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच एवं जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। यानी विशिष्ट उच्चावच और जलवायु के कारण रेगुर मिट्टी जो है परिपक्व मानी जाती है, ये क्रेप्स का कहना है। अब इससे रिलेटेड हमने फैक्ट्स देखे हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और विभिन्न एग्जामों में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण दोस्तों रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन पहले का डी विकल्प है। इसमें कुछ नीचे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। कह रहा भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है और इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैम के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में किसके अपक्षय से हुई है। तो भारत में काली कपास की जो मिट्टी की रचना हुई है वह दोस्तों ज्वालामुखी चट्टान यानी बिदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान के कारण जो है इसका निर्माण यानी हुआ है। काली मिट्टी की रचना हुई है इसी के अपक्षय के कारण, यानी बिदरी फिशर या ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षय के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुर किसका नाम है। अब ये पूछ रहा है रेगुर किसका नाम है। तो रेगुर दोस्तों काली मिट्टी का नाम है। राइट ऑप्शन सी विकल्प है। कह रहा है काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरमोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि जो है राज्यों के क्षेत्र में निर्मित है, यानी आज राज्य के क्षेत्र में मिलती है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है। तो रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा आपके महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है और राइट ऑप्शन 4 का ए है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है। तो काली कपास मिट्टी दोस्तों रेगुर के नाम से जानी जाती है। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है। और 5 नंबर के बाद हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि दक्षिणी ट्रैम की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं और कारण आर कह रहा है कि इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो दोस्तों जो ह्यूमस है ये गलत है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, लेकिन दक्षिण ट्रैम की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं, ये सही है। तो राइट ऑप्शन यानी आपका सी विकल्प होगा, ए विकल्प सही है और आर गलत है। तो 6 का राइट ऑप्शन जो है शी। कह रहा दक्कन ट्रैम की काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। ये कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थ में मतलब आपका आ गया हुमस की कमी पाई जाती है। तो इसलिए ये सही है और आर गलत है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी दोस्तों रेगुर मिट्टी है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और तो राइट ऑप्शन 7 का ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन फिर कथन कारण से रिलेटेड है। कथन कह रहा है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, सही है। इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ये गलत है। जैव का मतलब ये हुआ ह्यूमस, तो ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, ये सही है और आर आपका क्या है गलत है। तो इसमें भी आपका सी विकल्प सही होगा, ए सही और आर गलत। अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स देखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 9 पे आते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन दिया हुआ है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, सही है। इसमें नाइट्रोजन तथा जैव प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, तो जैव प्रचुर मात्रा में उपस्थित नहीं होता है, तो ये कारण गलत है।
तो कथन सही है, अर्थात ए विकल्प को वो सी विकल्प सही, ए सही और आर गलत। राइट ऑप्शन 9 का सी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो दोस्तों ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कभी कभी काली मिट्टी दिया रहेगा या रेगुर मिट्टी दिया रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 11 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। तो लावा मिट्टियां दोस्तों मालवा पठार में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, लावा मिट्टियां, क्योंकि पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं, यानी काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मालवा के पठार ये जो है इसी दक्कन ट्रैंप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट हमारा कह रहा है 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टियां हैं वो आपकी कौन सी है। तो वो भी दोस्तों यही रिपीट कर दिया क्वेश्चन, काली मिट्टी। राइट ऑप्शन 13 का ए विकल्प सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, और वह मिट्टी कौन सी है। तो वो मिट्टी दोस्तों काली मिट्टी है। राइट ऑप्शन बी विकल्प है, यानी 14 नंबर का। और इसमें देखते हैं कि काली मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की क्षमता होती है। ये भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर जो है ये आकुंचित एवं दरारयुक्त हो जाती है, इसलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो झारखंड में जो काली मिट्टी है वह राजमहल पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है। 15 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। आपको सही नहीं ये बताना है। तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं, ये सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। और काली मिट्टी में आदतः नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। कह रहा काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। यही आपका राइट ऑप्शन है। तो 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है, क्योंकि हम लोगों ने अभी फैक्ट्स में देखा है जो कि ये सारी चीजें जो है मेंशन थी। तो इसमें देख लेते हैं। कह रहा है कि काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता होती है तथा इसमें लौहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी लौह की मात्रा अधिक पाई जाती है, और ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन इसका जो है 16 नंबर का डी विकल्प है। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, यानी 16 नंबर इसमें था जो कि काली मिट्टी से संबंधित। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, यानी जो मिट्टियों में पहला प्रकार था काली मिट्टी हम लोगों ने देखा, उससे फैक्ट देखे, उससे संबंधित एमसीक्यू देखे। अब जो दूसरी मिट्टी है वो दोस्तों है लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी जो है इससे संबंधित हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं, और फिर हम लोग ये देखते हैं कि इससे जो संबंधित एमसीक्यू है उनको देखते हैं। तो लेटराइट मिट्टी में हम लोग देखते हैं कि पहला पॉइंट कह रहा है कि लेटराइट मिट्टियां का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 ईस्वी में बुकानन के द्वारा किया गया। तो ये सवाल पूछ सकता है कि लेटराइट मिट्टी का सबसे पहले अध्ययन किसने किया। तो बुकानन ने किया। कब किया? 1905 में किया। और जो कि इसका लैटिन भाषा में यदि नाम पूछ ले, कभी कभी पूछ लेता है कि लेटराइट मिट्टी का लैटिन भाषा में क्या नाम है, तो ये लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। अर्थात भीगने पर ये मिट्टियां मक्खन की भांति मुलायम हो जाती हैं, जो लेटराइट मिट्टी होती है, परंतु सूखने पर काफी कड़ी और ढीलेदार हो जाती हैं। ये मानसून सदृश मौसम वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां हैं, और उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण जो है होने वाली तीव्र विलाछन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। यानी उष्णकटिबंधीय जब भारी वर्षा होती है जिसके कारण तीव्र विच्छालन होता है, तीव्र विच्छालन की क्रिया के कारण लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो लेटराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 में किसके द्वारा किया गया? बुकानन के द्वारा। और लेटराइट मिट्टी का जो लैटिन भाषा का शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि लेटराइट मिट्टियां आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियां हैं। जो आर्द्र प्रदेश है, नमी वाले जो प्रदेश हैं, वहां अपक्षालित मिट्टियां हैं, जो इनकी उर्वरता है वह कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। ध्यान रखिएगा, लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है इनमें, परंतु इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्व की कमी पाई जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बने हुए हैं। और ये मिट्टियां भारत में केवल पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग
और उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह मिट्टी भारत के 1.80 लाख यानी 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों, वह केरल राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि मालाबार तटीय प्रदेश में। और इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लेटराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अत्यधिक अम्लीय होती हैं। और आगे हम लोग देखते हैं, इससे संबंधित अब प्रश्न देखते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड लेटराइट मिट्टी से हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि भारत में लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। कह रहा है वह साधारणतः लाल रंग की होती है, तो लेटराइट मिट्टी लाल रंग की होती है, राइट है, सही है ये। और वह नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, गलत, क्योंकि लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटास की कमी पाई जाती है, तो ये दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास है, ये भी गलत है। राजस्थान नहीं, केरल और जो है तमिलनाडु में इनका अच्छा विकास है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। इन मिट्टियों में ट्रेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये सही है। तो पहला और चौथा आपका ऑप्शन सही है। राइट ऑप्शन फर्स्ट का होगा, सी विकल्प, फर्स्ट और फोर्थ, यानी पहला और चौथा सही है। तो इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसका सी विकल्प सही है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। और इसमें कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है और ये मिट्टियां सामान्यतया लौह एवं एल्युमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियां हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें कपास, चावल, जो है रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू आदि की कृषि की जाती है। तो ये इससे संबंधित फैक्ट था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है। और कह रहा है लेटराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, तो ये गलत है। यानी इसमें ये कोट का प्रश्न है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये पहला वाला विकल्प तो सही है कि लेटराइट मृदा जो है उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, सही है। दूसरा कह रहा है कि लेटराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है, तो जैविक ह्यूमस की कमी होती है लेटराइट मिट्टी में, इसलिए ये गलत है। तो इसमें कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही, तो राइट ऑप्शन आपका डी, यानी केवल डी विकल्प सही है, केवल और केवल पहला सही है। तो ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हो गया। और दूसरे के बाद हम लोग देखते हैं, इसमें देख लेते हैं फैक्ट। कह रहा है कि लेटराइट मृदा मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र उपक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, परंतु इस मृदा की उर्वरता कम होती है, अर्थात इसमें ह्यूमस की कमी होती है। ये मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन भी कथन कारण से संबंधित है, देखते हैं। कह रहा है कि कथन कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कम है। और कारण कह रहा है कि अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी लेटराइट प्रकार की पाई जाती है। तो ये देखते हैं, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इसमें ए सही है और आर गलत है। अर्थात प्रश्न काल जब प्रश्न पूछा गया 2006 में, तो उसमें यह था कि प्रश्न काल में पश्चिम बंगाल का शुद्ध रोपित क्षेत्र लगभग 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का रोपित क्षेत्र 40% था, अतः ये विकल्प सही है। लेकिन लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन से निर्मित होती है। ये भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे से भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार आर सही नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है किंतु आर गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा 3 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेटराइट मिट्टियां मिलती हैं। लेटराइट मिट्टियां कहाँ मिलती हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया हुआ और ये आपको मिलती है महाराष्ट्र में। राइट ऑप्शन डी है, लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है
वो पहले नंबर केरल राज्य जो कि मालाबार तटीय प्रदेश में, और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर है तो महाराष्ट्र। तो केरल इसमें है नहीं, इसलिए दूसरा जो लेटराइट मिट्टी मिलती है वो महाराष्ट्र होगा। चूंकि विकल्प में केरल नहीं है, इसलिए सही उत्तर आपका महाराष्ट्र होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेटराइट जो मिट्टियां हैं, लेटराइट मिट्टियों का जो प्राधान्य है वो क्या है। तो ये यानी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो मालाबार तटीय प्रदेश में मिलती है लेटराइट मिट्टी। आगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। अब यहाँ पर भी जो है कथन से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है ये आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं। तो आर्द्र जो है प्रदेशों की मिट्टियां, ये तो सही है। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इनकी उर्वरता कम होती है, इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। तो पहला सही है आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां, ये भी सही है। बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां, ये भी सही है। और तीसरा विकल्प कह रहा है कि उनकी उर्वरता कम होती है, ये भी सही है, लेकिन सही नहीं है। ये कह रहा है कि इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि चूना का जो है इसमें अभाव पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी है। चूंकि सही नहीं पूछ रहा है तो सही नहीं आपका डी विकल्प है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुउर्वर होता जा रहा है। तो ये दोस्तों लेटराइट मृदा जो है ये लोहे का अतिरिक्त होने के कारण ये जो है अनुपजाऊ होती जा रही है। अर्थात उपर्युक्त मिट्टियों में केवल लेटराइट में ही लौह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लेटराइट मृदा लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुउर्वर होती जा रही है। तो ये रहा। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी। दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी भी देख लेते हैं। सॉरी, तीसरा जो पॉइंट मिट्टियों में हम लोगों ने देखा वो दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी। दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी से संबंधित हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं और उसके बाद इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है, नदियों द्वारा जब बहा करके लाती हैं। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदाएं जो हैं वो देश के 33.33 यानी 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। ये मिट्टी पंजाब से लेकर असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों में फैली हुई है। इनका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इनका रंग हल्के धूसर से भस्सी धूसर के बीच और गठन की बात करें तो रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। और दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। फलीदार फसलों की खेती से इसमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव होता है। ये मिट्टियां सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं। इनकी मदद से चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन फसल और साग सब्जियों की खेती की जाती है। सामान्यतः जो है दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण और 40% मृतिका के कण तथा 20% गाद जो कि पशु पांशु कण के कण पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे जो है भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। रवे जो पाए जाते हैं वो भारी मात्रा में और बड़े बड़े आकार के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, इससे रिलेटेड ये मैप दिया हुआ है और आगे देखते हैं कि जलोढ़ मृदा जो है जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला है नवीन जलोढ़ या खादर, जिसे खादर का नाम दिया गया है। कई बार खादर पे क्वेश्चन बना है कि खादर को किस नाम से जानते हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं या नवीन जलोढ़ के नाम से भी जानते हैं। इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी के नवीन परत का जमाव होता रहता है। इन मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है तथा ये मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी टाइप की जलोढ़ मृदा है जो कि प्राचीन जलोढ़ या बांगर, जिसे बांगर के नाम से भी जानते हैं, तो बांगर को प्राचीन जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। ये मिट्टी का रंग जो है गहरा पीला रक्ताभ भूरा पाया जाता है। इसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड अधिक पाए जाते हैं। साथ ही साथ बांगर मिट्टियों पर लवड़िये और क्षारीय
प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव मिलता है। ये मिट्टी कम उर्वर होती है, इसमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। किसमें? प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी में। तीसरा है भाबर। भाबर देखते हैं दोस्तों, भाबर से भी क्वेश्चन बना है कि शिवालिक की गिरपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है और इसे भाबर कहा जाता है। भाबर के दक्षिणी दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ की जो मिट्टी होती है, मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता और फास्फेट की कमी पाई जाती है। यहाँ की ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो राढ़ के नाम से ये भाबर को जाना जाता है। और आगे हम लोग अब इससे रिलेटेड जो है प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे 4 कथन दिए हैं और सही कथन को चुनना है। कह रहा है ये मिट्टी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 14% हिस्सों में पाई जाती है और इस मिट्टी में फास्फोरस एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और तीसरा कह रहा है कि ये मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। और डी विकल्प कह रहा है कि ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे कथनों में सही कथन को चुनना है। तो सही कथन दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर का इसका राइट ऑप्शन भी है कि क्यों इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आपका सही है और यही ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है। आगे कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स दिए हैं, देख लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम शोध के अनुसार भारत के 33.5% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, थूर, चौपन, ऊसर, कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है, जो कि जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनती हैं। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? यानी जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो हिमालय के निक्षेप बहाव के कारण या कटान के कारण ही जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो नदियों द्वारा निर्मित होने वाली जो मिट्टी है वो दोस्तों जलोढ़ मृदा है। तो राइट ऑप्शन 3 का सी विकल्प होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टियों के 2 उपवर्गों में बांटा गया है। एक तो नवीन जलोढ़, ये जिसे खादर के नाम से जानते हैं। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है और ये दोस्तों मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। अगला है प्राचीन जलोढ़ या बांगर के नाम से जिस मिट्टी को जाना जाता है, उसमें मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। तो ये रहा इसका सी विकल्प यानी जलोढ़ मिट्टी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का जो वर्ग है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों आपका कछारी मिट्टी का जो वर्ग है वो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टियों का जो क्षेत्र है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। राइट ऑप्शन 5 का ए विकल्प होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसे दोस्तों बांगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन देखिए बने हुए हैं और कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है वो बांगर के नाम से कहलाती है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो दोस्तों बलुई जो दोमट मिट्टी होती है उसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें दोस्तों सभी प्रकार के कण मिलते हैं, चाहे बालू कण,
5 कण, चिकना कण अर्थात सामान्यतया दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका के कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर नहीं है 8 नंबर, और उसके बाद मिट्टियों के विविध रूप, विविध जो है हम लोग देख लेते हैं चौथा जो पॉइंट है, ताकि ये हमारा जो है मिट्टियां सब एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो इसमें देखते हैं मिट्टियों को देख लेते हैं। अम्लीय मिट्टी, इसमें हम लोग देखते हैं मिट्टी विविध, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से संबंधित फैक्ट्स थोड़ा देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। कह रहा कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लाल मिट्टियां जो है भारत के लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर और 26.8% क्षेत्र पर विस्तारित है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायवीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इन मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। लेकिन जल योजिक रूप से ये पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर, पठार, झारखंड में पाया जाता है। तो आगे थोड़ा और इसके जो फैक्ट्स देख लेते हैं कि पर्वतीय मिट्टियां जो हैं वो हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों में 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती हैं। ये मिट्टियां छिछली और अपरिपक्व होती हैं। इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफी अधिक होता है। ये मिट्टियां हल्की अम्लीय होती हैं। मरुस्थलीय मिट्टियों का विकास शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी पंजाब क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त होती हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें जैव जो होता है, जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। आगे दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वो इस प्रकार हैं: अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स और गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि जो है फसलें इसमें उगाई जाती हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, और एमसीक्यू जो पहला क्वेश्चन है वो आपका जो है आधारित है कोट पे, मैचिंग पे आधारित है। तो इसमें देखते हैं, एक तरफ दिया हुआ है सूची फर्स्ट जिसमें मिट्टी दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया सूची सेकंड राज्य दिया हुआ है। अब हम आपको देखते हैं कि मिलाना है कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये कहाँ पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी का ज्यादा विस्तार दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में है, और काली मिट्टी का जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो आपके महाराष्ट्र में है, और लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार आपके आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय मिट्टी सबसे ज्यादा आपके राजस्थान में पाई जाती है। तो इस हिसाब से 2 3 4 1 आपका राइट ऑप्शन बी विकल्प है। 2 3 4 1 यानी बी विकल्प, फर्स्ट नंबर का बी विकल्प सही है। इसमें देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि जो मिट्टी और राज, जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र, लाल आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय राजस्थान में। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टियां हैं वे किसकी मात्रा अधिक होती है। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा दोस्तों कैल्शियम की होती है। आगे हम लोग देखते हैं, फैक्ट्स इसके देख लेते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौन, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली और सीकर जिले आते हैं, और इन जिलों में मिट्टी जो है चूना, कैल्शियम के लवण आधारित क्षारीय एवं जो है लवणीय प्रकार की होती है। अतः इस क्षेत्र की जो मिट्टी में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन है इसका बी होगा, कैल्शियम। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, ये आपकी जो मटर की जो फसल है ये मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, क्योंकि जो है इसमें देखते हैं कह रहा कि दलहनी फसलें जो हैं जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं, जैसे
अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। तो राइट ऑप्शन इसका दोस्तों डी विकल्प होगा मटर। आगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए दोस्तों उड़द की जो फसल होती है वह उगाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं क्यों उगाई जाती है, क्योंकि फसलों से भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है कि फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। जहाँ फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता होगी तो वो मिट्टी दोस्तों लाल रंग की होगी। और ये कह रहा है कि लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का जो लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप से यह पीली दिखाई देती है। ये भी ध्यान रखिएगा। और अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो कौन सा है। तो भारत की मिट्टी में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है वो दोस्तों है जस्ता। जस्ता की सबसे ज्यादा कमी होती है और ये राइट ऑप्शन आपका 6 का डी विकल्प होगा। भारतीय मृदाओं में प्रश्नगत सूक्ष्म तत्वों में जस्ता की सर्वाधिक कमी पाई जाती है। 6 नंबर के बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कथन और कारण पर आधारित है। इसमें देखते हैं कह रहा कथन कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये गलत है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। और कारण कह रहा है हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वना आच्छादित है। तो ये सही है। तो राइट ऑप्शन आपका जैसे ये सही, ये गलत है और आर सही है, ये गलत आर सही, राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा 7 नंबर का। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें कह रहा है कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। इस प्रकार कथन ये गलत है और जबकि आर सही है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि करेवास मृतिका जो जाफरान अर्थात केसर का एक स्थानीय प्रकार है, ये उत्पादन के लिए उपयोगी है और ये पाई जाती है। तो ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। क्योंकि केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में ही होता है और जो कश्मीर का जो हिमालयी प्रदेश है वहाँ करेवार मृतिका पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं इसके फैक्ट देख लेते हैं कि जाफरान अर्थात केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है। जो करेवा मिट्टी बुदूर में उपजाई जाती है ये ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी होती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो पौधों को सबसे अधिक जो पानी मिलता है वह दोस्तों चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, तो चिकनी मिट्टी से मिलता है क्योंकि चिकनी मिट्टी में जल धारण की जो क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है। इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद तथा 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है जिससे जो है जल क्रांति हो जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिए। और इसका नाम है मृतिका। चूंकि मृतिका का जो व्यास है वो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है जबकि गाद का व्यास 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के मध्य तथा महीन बालू या रेत का व्यास 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के मध्य होता है। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार ये बीओ के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। 10 नंबर के बाद हम लोग आगे देखते हैं और आगे आता है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। तो अम्लीय एवं क्षारीय मृदा से संबंधित भी फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं ताकि हमारा मिट्टियों का पूरा जो है कंप्लीट हो जाए। तो अम्लीय एवं क्षारीय मृदा इसमें देखते हैं, कह रहा है कि मिट्टी का जो पीएच मान, पहला पॉइंट कह रहा है कि मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान अधिक होना ये मिट्टी की क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। यानी पीएच मान यदि कम है तो मिट्टी अम्लीय है और पीएच मान अधिक है तो मिट्टी क्षारीय है। अधिक अम्लीयता या अधिक क्षारीयता मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सामान्य
फसलें उगाने वाली जो मिट्टी है का पीएच मान जो होता है, जो सामान्य फसलें उगाई जाती है उनका पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। और तेजाबी जो एसिड मृदाएं हैं, यानी एसिड युक्त जो मृदा है, तेजाबी मृदाएं औषाधी, तेजाबी जो मृदाएं हैं वो औषाधी के साथ साथ प्रकृति की होती है। मृदाएं औषाधी प्रकृति की होती है। ये मिट्टियां लेटराइट, लौहमय, लाल और अन्य लाल मृदा समूह की मिट्टियां होती हैं। इनका विकास मुख्यतः भू आकृति, अम्लीय मृदा सामग्री और नमी युक्त जलवायु के अभाव से होता है। ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदा के मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय होता है और क्षारों की लीचिंग काफी बढ़ जाती है बढ़ जाती है। और आगे कह रहा है कि उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतया चूने का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों जैसे दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसी मिट्टी की उपस्थिति शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण होता है। ऐसी स्थिति में कोशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम अर्थात कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो है चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की आवश्यकता रहती है। मिट्टियों में जब सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। भारत में रासायनिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात में है और लवणीय प्रभावी मृदा को लवणीय, क्षारीय, तटीय लवणीय में विभाजित किया गया है। भारत में जो सर्वाधिक क्षारीय मृदा का जो क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक जो लवणीय मृदा का क्षेत्र है वो आपके गुजरात राज्य में है। मृदा का जो लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है और सिंचित भूमि पर लवणी भवन होने के कारण मृदाएं अपारगम बन जाती हैं। तो ये दोस्तों जो है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा से संबंधित हम लोगों ने फैक्ट्स देख लिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में दिए गए हैं। कह रहा है चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। इसके साथ साथ और कथन दिए हुए हैं, उनको भी देखते हैं। और कह रहा है कि नीचे कूट दिया हुआ है और कूट में कह रहा है कौन सा कथन सही है। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो है आपका दूसरा और तीसरा तो सही है, अर्थात आपका राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा। सेकंड और थर्ड सही है। तो इसमें देख लेते हैं फैक्ट्स में। इसमें कह रहा है कि ऊसर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में जीवाश्म, नाइट्रोजन और जिंक की भारी कमी होती है। इसके उपचार के लिए पायराइट, जिप्सम और ढैंचा के द्वारा जो हरी खाद बनाई जाती है उसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार की भूमि पर ऊसर सहनशील धान की प्रजाति जैसे नरेंद्र शंकर, ऊसर धान फर्स्ट और ऊसर धान सेकंड आदि उगाया जाता है। चूने का प्रयोग ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है। दूसरा और तीसरा इसमें सही है। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए ऊसर भूमि का जो पीएच मान है वह कितना होने की संभावना है। तो 6 से 7 के बीच में जो है सामान्य फसलें जो उगाई जाती हैं उनका जो पीएच मान है उन मिट्टियों का 6 से 7 के बीच होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी में अम्लीयता को दर्शाता है तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी जो है सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्य फसलें उगाने के लिए जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 और 7 के मध्य होना आवश्यक होता है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेजाबी यानी जो एसिड मृदा है वो मिट्टी कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो उसमें दोस्तों लाइम का प्रयोग किया जा सकता है कृषि योग्य बनाने के लिए। जो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतया चूने का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मिट्टी
कि अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर ये सामान्य फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहती है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का जो समाधान है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो दोस्तों खेती से जिप्सम का उपयोग करके, यानी खेती में जिप्सम का उपयोग करके मिट्टी के खारापन और क्षारीयता को की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो 4 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है। और इससे रिलेटेड जो है हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसे खारापन को हटाने के लिए जिप्सम जो कि कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालिक हल है? तो ये दोस्तों जिप्सम का प्रयोग करके आप मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन 5 का होगा बी जिप्सम। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो क्षारीय क्षेत्र है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। प्रश्न काल में डी विकल्प सही था। और भारत की बंजर भूमि एटलस 2019 और वर्ष 2015-16 में क्षारीय लवणता से प्रभावित राज्यों का क्षेत्र वर्ग इस प्रकार है। देख लेते हैं कि गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है? तो वो दोस्तों गुजरात में है। भारत में सबसे ज्यादा लवणीय मृदा का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो आपके गुजरात राज्य में है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला राज्य है वह कौन सा है? तो वो आपका गुजरात राज्य है। सबसे ज्यादा लवणीय मृदा से प्रभावित होने वाला जो आपका राज्य है वो आपका गुजरात राज्य है। आगे हम लोग देखते हैं कि 9 नंबर कह रहा है कि मृदा का जो लवणीभवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रभाव पड़ता है दोस्तों, यह कुछ मृदाओं को अपारगम बना देता है। तो 9 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है। अर्थात इसमें फैक्ट्स देख लेते हैं। कह रहा मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन होने के कारण मृदाएं अपारगम बन जाती हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर का देखते हैं मिट्टी का। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाय बागानों के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो दोस्तों अम्लीय मिट्टी है। चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों में पर्वतीय ढलानों पर जो है इन्हें लगाया जाता है। तो ये दोस्तों रहा, हम लोगों ने मिट्टी से संबंधित सभी फैक्ट्स देखें, सभी एमसीक्यू देखें। अब अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा मृदा अपरदन एवं भूमि सुधार। तो मृदा अपरदन एवं भूमि सुधार ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और साथ ही साथ अब हम लोग एक सूचना है जो कि हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी सार संग्रह 6 to 12 आपका जो है चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर सब कंप्लीट हो गया है और सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग एनसीईआरटी देखना चाहें वो प्लेलिस्ट पर जा करके वीडियो देख सकते हैं। वहाँ आपके जितने भी फैक्ट्स मिलेंगे सब वन लाइनर मिलेंगे, एनसीईआरटी के मिलेंगे। और आपका जैसे आपका इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, पर्यावरण पारिस्थितिकी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी के जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबके अलग अलग टॉपिक कंप्लीट हैं और चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। तो आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है और मॉडर्न और मेडिवल बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।